नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको बताया था 2-3 दिनों से क्लास नहीं लग पाई थी, कुछ एक कारण था। तो कल क्लास लगी थी आशु जी सर की, आज फिर मैं क्लास लेकर आपके लिए आया हूँ। तो आज अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि आप सभी को पहले ही पता चल गया है, राजस्थान के प्रमुख अभिलेख। ठीक है, लगभग जो राजस्थान के अभिलेख है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार एग्जाम में इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्योंकि बहुत ही कम अभिलेख के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो बहुत ही कम है, आज आपको अभिलेख है वो पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से, एकदम पूर्ण व्याख्या सहित करवाएंगे कि अभिलेख है क्या। यानी किसे कहते हैं अभिलेख, कौन सा जो शिलालेख होता है, किसे प्रस्तुति कहते हैं, किसे स्तंभ लेख कहते हैं, किसे ताम्रपत्र कहते हैं, जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे क्या क्यों कहते हैं, कारण क्या है, वो सारी आज अपने चीज पढ़ेंगे। चलो दोस्तों करते हैं शुरू। एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सभी साथी। आज पढ़ेंगे राजस्थान के अभिलेख। राजस्थान के अभिलेख, पुरातात्विक जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों को आज अपने पढ़ेंगे, पूर्ण रूप से व्याख्या सहित इनकी आज जानकारी पढ़ लेंगे। देखो दोस्तों, राजस्थान के अभिलेख के अंदर अगर अपने बात करें अभिलेख होता क्या है, सबसे पहले तो हमें बात ये पता होनी चाहिए अभिलेख है क्या। उसके बाद पढ़ेंगे जैसे अभिलेखों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस राजा ने की थी शुरुआत के अंदर, तो वो चीज़ है। देखो अभिलेख मध्यकाल के अंदर भी है, प्राचीन भारत के भी मिले हैं और आधुनिक भारत के अंदर भी अभिलेख मिले हैं। तो अभिलेख होते क्या है, अभिलेख है वो इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यानी इसके बिना जो अपना, अगर अपने माने कि इतिहास इसके बिना अधूरा है, यानी जो अभिलेख है, अभिलेख इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यानी इसी के अंदर हमें इतिहास की पूर्ण रूप से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो इतिहास का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है, अभिलेख है। अब देखो अभिलेख शुरुआत के अंदर किसने खुदवाने शुरू किए थे, यानी प्रारंभ किसके समय सबसे ज़्यादा हुआ था। अगर अपने भारत के अंदर बात करें, भारत में अगर अपने बात करें कि भारत में अभिलेखों की शुरुआत किसके समय हुई थी, तो भारत में जो अभिलेखों की शुरुआत है, अभिलेखों की शुरुआत किसके समय हुई थी, सम्राट अशोक के समय हुई थी। किसके समय हुई थी, सम्राट अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय मानी गई है। यानी अब जो सम्राट अशोक थे उन्होंने सर्वाधिक क्या खुदवाए थे, अभिलेख खुदवाए थे। पढ़ेंगे इनके जो अभिलेख थे सम्राट अशोक के, वो दो भागों में बांटे गए थे। एक तो था वृहद अभिलेख, एक था लघु अभिलेख। वो भी पढ़ेंगे कि वृहद अभिलेख कितने स्थानों पर मिला है, वृहद अभिलेख में क्या था, लघु अभिलेख के अंदर क्या था। एग्जाम के अंदर से आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रीट का दे रहे हो, राजस्थान पुलिस, पटवार, एसआई, ग्राम सेवक, किसी भी चीज़ का, आप बीएसटीसी, चाहे कौन सी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, तो कुछ एक ऐसे टॉपिक है जो सभी भर्तियों के अंदर आते हैं। और राजस्थान के जो अभिलेख हैं वो लगभग आपको YouTube के ऊपर बहुत ही कम करवाई है, इसलिए आज ही आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखो भारत में जो अभिलेखों की शुरुआत हुई थी वो किसके समय हुई थी, सम्राट अशोक के समय हुई थी। देखो अशोक ने ये पद्धति कहाँ से सीखी थी, यानी कोई ऐसी तो है नहीं कि अशोक स्वयं यानी अपने आप दिमाग में आया और उसने अभिलेख खुदवा दिए। देखो जो अशोक था, अशोक ने ईरान से सीखी थी ये पद्धति। कहाँ से सीखी थी, ईरान, जिसे कहते थे प्राचीन समय में क्या कहते थे, पर्सिया कहते थे। यानी जो सम्राट अशोक थे उन्होंने जो अभिलेखों की जो सीखी थी, यानी अभिलेख खुदवाने की जो प्रथा सीखी थी वो कहाँ से सीखी थी, तो वो सीखी थी उन्होंने कहाँ से सीखी थी, ईरान से। यानी पर्सिया जिसे प्राचीन समय में कहते थे, पर्सिया, ईरान, इराक से अशोक ने क्या सीखे थे, अभिलेख सीखे थे। उसके बाद देखो अभिलेख के भाग अलग अलग हैं। देखो राजस्थान के अंदर अभिलेख हैं, अगर बात करें राजस्थान के जो जितने भी अभिलेख हैं, जिसको कहते हैं अपने शिलालेख भी जिनका नाम मिलता है, प्रस्तुति जिनका नाम मिलता है, जैसे अपने पढ़ते हैं ना कुंभलगढ़ प्रस्तुति, राज प्रस्तुति, उनका नाम मिलता है, स्तंभ लेख जिसे कहते हैं, ताम्रपत्र जिन्हें कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो अभिलेख इतिहास का जो शुद्ध रूप है आपको सभी को पता ही है। यानी अभिलेख है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम क्या नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अभिलेख के अंदर क्या नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक बात और नोट कर लेना, जो संविधान के अंदर जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया ली गई है वो कहाँ से ली गई है भारत की, वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। याद कर लेना और लिख भी लेना इसे साथ में कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया ली गई है वो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। देखो अभिलेख है, अभिलेख के अंदर क्या नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभिलेख पत्थर पर होते थे। ठीक है, जो पत्थर पर राजा महाराजाओं ने खुदवाए थे वो अभिलेख थे, उनके अंदर संशोधन नहीं कर सकते। हालांकि अपने कोई भी इतिहासकार की बुक है, कोई भी बुक है इतिहास की, जैसे मान लो कोई इतिहास की बुक है प्राचीन समय की हो चाहे किसी भी इतिहासकार की हो, उस बुक के अंदर हम अब क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं।
संशोधन कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ते हैं ना कि संविधान का कौन सा संशोधन क्या कहता है, कौन सा जो 5वां संविधान संशोधन, 6ठा संविधान संशोधन, सब चीज़ों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अभिलेख के अंदर क्या नहीं किया जा सकता, अभिलेख में कभी संशोधन नहीं किया जा सकता। इनको मिटाया जा सकता है, ये एमिट होते हैं, यानी कि इनको मिटा सकते हैं, इन्हें समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या नहीं होता, संशोधन नहीं होता। इसीलिए इसको कहते हैं इतिहास का प्रमुख स्रोत, जिसको कहते हैं इतिहास का प्रमुख शुद्ध स्रोत। शुद्ध स्रोत किसे कहते हैं, अभिलेखों को कहते हैं। अब देखो अभिलेखों के जो प्रकार हैं, अभिलेख के जो जितने भी प्रकार हैं उन प्रकारों को आप देखो। अभिलेख के प्रकार कितने प्रकार के अभिलेख हैं। अभिलेखों को कहा जाता है शिलालेख। क्या कहा जाता है, शिलालेख। यानी अभिलेखों को नहीं कहा जाता, इसी के प्रकार हैं। प्रस्तुति भी नहीं कहा जाता है, प्रस्तुति। इन्हें स्तंभ लेख भी कहा जाता है, स्तंभ लेख। उसके बाद अगर अपने आगे बात करें स्तंभ लेख के बाद, इन्हें गुहा लेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुहा लेख, गुहा लेख, गुहा लेख भी नहीं कहा जाता है। उसके बाद और इनकी अगर अपने बात करें तो इनको ताम्रपत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताम्रपत्र भी कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर ध्यान रखना, राजस्थान में फारसी अभिलेख भी मिले हैं। फारसी अभिलेख यानी जो फारसी भाषा के अंदर लिखे हुए वो कौन से अभिलेख हैं, फारसी अभिलेख। क्योंकि बार बार एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उस शिलालेख की खोज किसने की थी, कौन सा शिलालेख कौन से वंश का वर्णन करता है, तो कौन सा सबसे प्राचीन शिलालेख है, इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो ये हो गए शिलालेख, यानी शिलालेख, अभिलेख। अभिलेख तो इतिहास का प्रमुख स्रोत हो गया। अब शिलालेख क्या है, प्रस्तुति क्या है, स्तंभ लेख क्या है, गुहा लेख क्या है, ताम्रपत्र क्या है, फारसी अभिलेख क्या है, इनको अब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब इन्हें आप लिख लो एक बार, ठीक है। अब देखो, अब अपनी बात करेंगे अभिलेख के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं। अभिलेख है जैसे शिलालेख है। शिलालेख कौन सा हो गया, शिलालेख जैसे कोई शिलालेख जिसको कहते हैं कोई पत्थर पर उत्कीर्ण लेख, कौन सा हो गया, शिलालेख हो गया। यानी यहाँ पर अपने बात करेंगे शुरुआत में शिलालेख की, शिलालेख हो गया। उसके बाद अगर अपने बात करें गुहा लेख, गुहा लेख। उसके बाद कौन सा हो गया, गुहा लेख के बाद प्रस्तुति। प्रस्तुति क्या होती है, ठीक है, इनका अंतर समझ लेना अभी। यानी कि प्रस्तुति में, गुहा लेख में, शिलालेख के अंदर अंतर क्या होता है। एक हो गया ताम्रपत्र, ताम्रपत्र पत्थर, और उसके अलावा एक हो गए फारसी अभिलेख, उनको भी पढ़ेंगे। यानी शिलालेख जो पत्थर पर उत्कीर्ण है, जो पत्थर पर या शिला पर, पत्थर या शिला पर, या जैसे कोई जैसे शिला चट्टान मान लो, चट्टान पर उत्कीर्ण है, चट्टान पर उत्कीर्ण है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भी, शिलालेख कहते हैं। ये शिलालेख के अंदर आ गए। यानी राजस्थान में लगभग शिलालेख मिलेंगे हमें, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में शिलालेखों की भाषा कौन सी है, तो राजस्थान की लगभग शिलालेख है वो कौन सी भाषा के अंदर है, संस्कृत भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा के अंदर। राजस्थान के लगभग सारे जितने भी शिलालेख है वो कौन सी भाषा के अंदर है, संस्कृत भाषा के अंदर है। गुहा लेख कौन सी होती हैं, जो गुफाओं में उत्कीर्ण है, यानी जो गुफाओं में उत्कीर्ण है उन्हें क्या कहते हैं, गुहा लेख कहते हैं। गुफाओं में उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण है, उन्हें क्या कहते हैं, गुहा लेख कहते हैं। अब देखो प्रस्तुति क्या होती है। प्रस्तुति होती है जैसे किसी राजा या फिर किसी वंश की, जो किसी राजा या फिर किसी वंश की जो जानकारी देती है वो क्या कहलाती है, प्रस्तुति कहलाती है। जैसे अपने पढ़ते हैं ना कुंभलगढ़ प्रस्तुति, राज प्रस्तुति, ये सारी चीजें, तो वो किसके अंदर आती है, प्रस्तुति के अंदर आती है। यानी किसी वंश या फिर किसी व्यक्ति की प्रशंसा, किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा, व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है, वो कौन किसके ऊपर की गई है, वो प्रस्तुति के ऊपर की गई है। जैसे अपने पढ़ते हैं ना कि महाराणा को बप्पा रावल कौन सी प्रस्तुति के अनुसार, उस प्रस्तुति के अनुसार बप्पा रावल व काल भोज अलग अलग थे। बताओ जल्दी जल्दी आप, कौन सी प्रस्तुति ये कहती है कि बप्पा रावल व काल भोज अलग अलग व्यक्ति थे। बताओ जल्दी जल्दी। साथ में जो भी प्रश्न पूछा जाता है उनका सभी कमेंट किया करो, ठीक है। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र क्या होते थे, देखो यानी तांबे के ऊपर उत्कीर्ण, कोई चादर या तांबे के ऊपर उत्कीर्ण, यानी ताम्रपत्र के अंतर्गत आता क्या था, जब कोई राजा या फिर महाराजा या फिर महारानी वो क्या करती थी, दान देती थी, उनको किसके ऊपर उत्कीर्ण किया जाता था, तांबे के ऊपर उत्कीर्ण किया जाता है। यानी कि राजा महाराजाओं द्वारा, राजा या फिर रानियों के द्वारा, रानियों के द्वारा, राजा या रानियों के द्वारा दान में दी गई, दान में दी गई जो वस्तुएं
वस्तुएं या फिर कोई जगह मान लो, जो दान में दी गई वस्तुएं या फिर जगह, जो यानी राजा रानियों के द्वारा दान में दी गई जो वस्तुएं या फिर कोई जगह मान लो, कोई स्थान दे दिया, उसको किसके ऊपर उत्कीर्ण करवाया, उसको तांबे पर उत्कीर्ण करवाना, तांबे की चादर के ऊपर क्या करवाना, उत्कीर्ण करवाना। वो कौन सा था, ताम्रपत्र था। जैसे अपने बात करें पुर ताम्रपत्र मिला है भीलवाड़ा के अंदर, लिख लेना आप साथ में, मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ, बाद में इसके ताम्रपत्र के उदाहरण दूंगा। पूर्व जो ताम्रपत्र है वो कहाँ मिला है, वो हमें मिला है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ मिला है भी, भीलवाड़ा के अंदर। जो पूर्व ताम्रपत्र है वो कहाँ मिला है, भीलवाड़ा के अंदर। ये किससे संबंधित है, देखो ये है रानी कर्मावती से संबंधित। किससे संबंधित है, रानी कर्मावती से संबंधित। आपको समझ में आ गया होगा, कर्मावती जिसने हुमायूं को राखी भेजकर क्या मांगी थी, सहायता मांगी थी, महाराणा सांगा की पत्नी, जिसकी अधूरी छतरी कहाँ बनी हुई है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर बनी हुई है रानी कर्मावती की, जिसको कहा जाता है रानी कर्मावती का अधूरा स्वप्न भी जिसे कहा जाता है, वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर बनी हुई है। तो जो रानी कर्मावती थी, रानी कर्मावती यानी पूर्व ताम्रपत्र जो भीलवाड़ा के अंदर मिला है वो रानी कर्मावती से संबंधित है। क्योंकि जब कर्मावती यानी जब हुई थी, बाद के अंदर क्या हुई थी, सती हुई थी, उसके बाद जो उससे पहले उसने क्या की थी, जो कुछ एक भूमि थी वो उसने ब्राह्मणों को दान कर दी थी, तो वो पूर्व ताम्रपत्र हो गया। यानी तांबे के ऊपर किसी राजा या फिर महाराजाओं के द्वारा जो दान में दी जाती थी उन वस्तुओं को, उनको किसके ऊपर उकेरा जाता था, ताम्रपत्र के ऊपर उकेरा जाता था, तो उन्हें क्या कहते थे, ताम्रपत्र कहते थे। परिस्थिति किसी वंश या फिर किसी व्यक्ति की प्रशंसा की गई हो वो परिस्थिति होगी। गुहालेख गुफाओं में उत्कीर्ण लेख, और शिलालेख कौन से होते थे, जो पत्थरों पर या शिला या चट्टान पर उत्कीर्ण किए जाते थे वो कौन से होते थे, शिलालेख होते थे। और लगभग राजस्थान के जितने भी शिलालेख है वो कौन सी भाषा के अंदर हमें मिले हैं, वो सारे के सारे शिलालेख मिले हमें संस्कृत भाषा के अंदर शिलालेख मिले हैं। उसके बाद अगर अपनी बात करें संस्कृत भाषा के अंदर ये शिलालेख मिल गए, एक बन गया था कौन सा, फारसी शिलालेख, वो भी लिख लेना आप, फारसी शिलालेख। ये फारसी शिलालेख कैसे थे, यानी कि मध्यकाल के अंदर क्या हुआ था। अब देखो शिलालेखों के साथ छेड़खानी हुई थी, कब हुई थी, देखो प्राचीन भारत के अंदर तो इतने आक्रमण नहीं हुए थे, लेकिन जब मध्यकालीन भारत आए तो यहाँ पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई थी। उसके बाद जो फारसी इतिहासकार आए हो या फिर जो मुस्लिम राजा यहाँ पर रहे थे, उन्होंने यहाँ के जो शिलालेख थे, मंदिर थे, उनको तुड़वाया गया था उनके द्वारा। तो उस वक्त यानी इस जो हमारे जो प्राचीन शिलालेख थे, इतिहास के जो स्रोत थे, उसके अंदर कहीं न कमी आई थी। तो फारसी शिलालेख यानी जो कौन सी भाषा के अंदर लिखी हुई, जो फारसी भाषा के अंदर लिखी हुई, फारसी भाषा में लिखे हुए शिलालेख है वो कौन से शिलालेख होते हैं, फारसी शिलालेख होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये चीजें यहाँ से पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, थोड़ी सी इनके अंदर जो अंतर था वो आपको समझना जरूरी था। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे। जैसे आप पूछ रहे हो कि जैसे कोई विद्यार्थी पूछ रहा था कि जैसे कि सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है राजस्थान का, तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा शिलालेख है वो राजप्रस्थिति है। राजप्रस्थिति राजसमंद झील के किनारे 25 काले शिलालेखों के ऊपर उत्कीर्ण की गई है ना, वो राजप्रस्थिति राजस्थान की सबसे बड़ी प्रस्थिति है। उसके बाद सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है राजस्थान का, उससे स्टार्ट करेंगे अपने कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद अपने आगे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना शिलालेखों की जो लगभग शिलालेखों की जो भाषा है वो कौन सी है, वो है संस्कृत भाषा है। ठीक है, और जो शिलालेखों की जो अभिलेख बनाने की जो सबसे पहले किसके समय शुरुआत हुई थी, तो वो शुरुआत हुई थी किसके समय हुई थी, वो शुरुआत सम्राट अशोक के समय हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना इन्हें। अब अपने पढ़ते हैं आगे, तो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं उनको पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले शिलालेख आता है बर्ली का शिलालेख। बर्ली का शिलालेख सबसे प्राचीन शिलालेख है ये राजस्थान का, बर्ली का शिलालेख। जैसे बर्ली का शिलालेख भी कई जगह नाम मिलता है, बर्ली या फिर बर्ली का शिलालेख कहाँ मिला है, ये मिला है अजमेर के अंदर। कहाँ है, अजमेर में एक गांव है, उस गांव का नाम है बर्ली गांव, वहाँ पर मिला है। कब का है ये है 443 ईसा पूर्व का। कब का है भाई, 443 ईसा पूर्व का है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है ये, कौन सा शिलालेख है, बर्ली का शिलालेख। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा शिलालेख है, बर्ली का शिलालेख, जो अजमेर के अंदर है, बर्ली गांव के अंदर हमें मिला है। ठीक है, यहाँ पर एक ये मिला कहाँ से है, उस गांव के अंदर। देखो उस गांव के अंदर एक मंदिर है, उस गांव में क्या है, एक मंदिर है, उस मंदिर के पास से मिला है। ये एक भिलौंत माता का मंदिर है। कौन सी माता का है, भिलौंत माता का, भिलौंत माता का मंदिर।
इस मंदिर के पास से ये शिलालेख हमें मिला है, यानी जो भिलौत माता का जो मंदिर है उसी मंदिर के पास के अंदर ये शिलालेख यहाँ पर लगा हुआ हमें मिला है, जिस शिलालेख का नाम क्या है, बर्ली का शिलालेख। देखना दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है वो कौन सा शिलालेख है, बर्ली का शिलालेख है। कहाँ से मिला है, बर्ली गांव अजमेर से एक भिलौत माता का मंदिर है, उस मंदिर के पास में ये लगा हुआ हमें मिला है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन, भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है ये। इसकी खोज किसने की थी, देखो इस शिलालेख की जो खोज की थी वो खोज की थी डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो रोहिड़ा गांव सिरोही से थे। कहाँ से थे, रोहिड़ा गांव सिरोही से थे। इतिहास के अंदर इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किसकी खोज की थी, बर्ली के शिलालेख की खोज की थी। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि समय का अभाव बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अब गौरीशंकर हीराचंद ओझा यही है, भारतीय लिपियों का जो पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। ध्यान रखना, भारतीय लिपियों का सबसे पहले अध्ययन, भारतीय लिपियों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, भारतीय लिपियों का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो किया था गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, यानी भारतीय लिपियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन कह सकते हैं इन्हें हम। भारतीय लिपियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो अध्ययन किया था वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। इनकी एक पुस्तक है भारतीय प्राचीन लिपिमाला, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। क्या नाम है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। ये किसकी पुस्तक है, ध्यान रखना, भारतीय प्राचीन लिपिमाला गौरीशंकर हीराचंद ओझा की है। ठीक है, भिलौत माता के मंदिर के पास से बर्ली का शिलालेख मिला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है और भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख, भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख, दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख, प्राचीन शिलालेख, भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है वो कौन सा है, बर्ली का शिलालेख है। तो सर पहला कौन सा है, पहला शिलालेख मिला है, भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख है वो गुजरात के अंदर मिला है। ये भी चीज़ आप नोट कर लेना, गुजरात के अंदर मिला है। उस शिलालेख का नाम क्या है, पिंपरावा का शिलालेख, पिंपरावा का शिलालेख, पिंपरावा का शिलालेख ये भारत के अंदर मिला है, सबसे प्राचीन शिलालेख है भारत का। कब का है, 487 ईसा पूर्व का है, 487 ईसा पूर्व का। ध्यान रखना दोस्तों, ये भारत का दूसरा प्राचीन शिलालेख है वो कौन सा है, बर्ली का शिलालेख है। अगर आपको पूछ ले भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख है वो कौन सा है, तो वो गुजरात के अंदर मिला है हमें, पिंपरावा का शिलालेख जो 487 ईसा पूर्व का है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। तो ये बर्ली का शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख हो गया। खोज किसने की थी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की थी। भिलौत माता का मंदिर है उसके पास से मिला था। अगर इसकी पूछ ले आपको भाषा कैसी है, इस शिलालेख की जो भाषा है वो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ध्यान रखना। वैसे तो राजस्थान के जितने भी शिलालेख मिले हैं उनकी सभी की भाषा कैसी है, संस्कृत भाषा के अंदर मिली है लगभग शिलालेख, लेकिन इसकी जो है वो ब्राह्मी लिपि है और ये सम्राट अशोक से पहले का है, सम्राट अशोक से ही पहले का है। अब आप ये पूछोगे कि सर कि सम्राट अशोक तो ये लेकर आया था, लेकिन हाँ उसके समय सर्वाधिक शिलालेखों की शुरुआत हो गई थी, उससे पहले छोटे मोटे शिलालेख थे वो कुछ मिले हैं। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि के अंदर ये शिलालेख हमें मिला है। ठीक है, ध्यान रखना, बर्ली का शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख। अब ये गुजरात के अंदर मिला है, भारत का पहला प्राचीन शिलालेख है वो पिंपरावा का शिलालेख 487 ईसा पूर्व का है। भारतीय लिपियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। देखो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इनके अध्ययन को कहा जाता है एम्पीग्राफी। क्या कहा जाता है, एम्पीग्राफी, यानी अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एम्पीग्राफी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एम्पीग्राफी कहा जाता है। जो प्राचीन उत्कीर्ण जो अभिलेख हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, एम्पीग्राफी कहा जाता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने चलते हैं आगे वाले शिलालेख के ऊपर। चले, ठीक है, मिटा देते हैं इसे। ये लो, इसे मिटा दिया। ध्यान रखना, ये बर्ली का शिलालेख है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। ठीक है, और शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एम्पीग्राफी कहा जाता है। अब अपने चलते हैं आगे वाले शिलालेख के ऊपर। वो शिलालेख है भाम्बरू का शिलालेख।
कौन सा शिलालेख है? भामरू का शिलालेख। देखो इसे भामरू के शिलालेख के काफ़ी नाम हैं, ठीक है। भामरू के शिलालेख को अशोक का शिलालेख भी जिसे कहते हैं। भामरू के शिलालेख को क्या कहते हैं? अशोक का शिलालेख। 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। कब का है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व का। ईसा पूर्व का 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। कौन सा जो शिलालेख भामरू का शिलालेख है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। कहाँ से मिला है ये भी चीज़ ध्यान रखना। ये मिला है बेराट सभ्यता से। कहाँ से मिला है? बेराट, जिसे कहते हैं विराट नगर। विराट नगर जो कहाँ है? जयपुर के अंदर, वहाँ से ये शिलालेख हमें मिला है। देखो दोस्तों, जैसे एक ये पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है? बिज्जक की पहाड़ी। क्या नाम है? बिज्जक की पहाड़ी। बेराट सभ्यता के अंदर ये पहाड़ी है, ठीक है, ध्यान रखना। बेराट सभ्यता जो बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है। जल्दी से आप ये बताओ, बेराट सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की थी? बताओ जल्दी जल्दी। तो बिज्जक की जो पहाड़ी है वहाँ से ये शिलालेख मिला है, ठीक है। यानी ये बिज्जक की पहाड़ी होगी। इस पहाड़ी के एक तरफ ये शिलालेख मिला है। देखो ये शिलालेख है, लघु शिलालेख है, सम्राट अशोक का शिलालेख इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सम्राट अशोक का शिलालेख। सम्राट अशोक का शिलालेख इसे कहते हैं। सम्राट अशोक का शिलालेख इसे कहते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखना, सम्राट अशोक का शिलालेख। अब देखो विराटनगर जयपुर के अंदर सम्राट अशोक का शिलालेख है ये। अब सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे वो 2 भागों में विभाजित है। एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ, उससे पहले मैं सम्राट अशोक के शिलालेखों के बारे में बता देता हूँ। देखो सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे, सम्राट अशोक के शिलालेख, सम्राट अशोक के शिलालेख 2 प्रकार से थे। देखो एक तो था वृहद शिलालेख, यानी पहला पार्ट तो हो गया वृहद शिलालेख, ठीक है। एक तो वृहद शिलालेख हो गए और दूसरा हो गया सम्राट अशोक का जो शिलालेख था उसे कहा जाता था लघु शिलालेख। क्या कहा जाता था? लघु शिलालेख इन्हें कहा जाता था। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वृहद शिलालेख के अंदर क्या था और वृहद लघु शिलालेख के अंतर्गत क्या था, और भामरू के शिलालेख का इनसे क्या संबंध है। यानी लघु शिलालेख और वृहद शिलालेख से भामरू के शिलालेख का क्या संबंध है, ठीक है। देखो वृहद शिलालेख के अंदर अशोक के व्यक्तिगत धर्म की जानकारी मिलती है। व्यक्तिगत धर्म की जानकारी मिलती है। व्यक्तिगत धर्म की जानकारी मिलती है कौन से शिलालेख के अंदर? वृहद शिलालेख के अंदर, ठीक है। और ये भारत के 9 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने स्थानों से? भारत के 9 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 9 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। भारत के 9 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और लघु शिलालेख के अंतर्गत क्या मिलता है? राजकीय घोषणाएं मिलती है। राजकीय घोषणाएं, यानी अशोक के समय की जो राजकीय घोषणाएं थी, घोषणाओं का जो राजकीय घोषणाओं की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? लघु शिलालेख के अंदर मिलती है। राजकीय घोषणाओं की जानकारी लघु शिलालेख के अंदर मिलती है और ये भारत के 40 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। भारत में कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? भारत में ये 40 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 40 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक तो ये लघु शिलालेख और ये एक वृहद शिलालेख। और ये जो भामरू का शिलालेख है वो अशोक का शिलालेख जिसे कहते हैं अपने। और ये शिलालेख किस प्रकार का है? अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में ये लघु शिलालेख है। भामरू का शिलालेख अशोक के शिलालेखों में लघु शिलालेख है। और उसके अलावा और लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख अगर आपको पूछ ले तो वो कौन सा है? भामरू का शिलालेख, यानी सबसे बड़ा लघु शिलालेख। लघु शिलालेख किसका भाई? लघु शिलालेख। लघु शिलालेख किसका? सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक का जो अगर आपको पूछ ले लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख किसका है, तो वो किसका है भी? सबसे बड़ा शिलालेख वो है भामरू का शिलालेख, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद अपने चलते हैं आगे, ठीक है, क्योंकि नीचे तक फिर आपको दिखाई नहीं देगा। ये भामरू का शिलालेख है। अब कहाँ से मिला है, किस पहाड़ी से मिला है, इसे अब पढ़ते हैं, ठीक है। ये बिज्जक की पहाड़ी से मिला है। कैप्टन बर्ट ने इसे खोजा था। कब खोजा था? 1837 ईस्वी के अंदर खोजा था। वैसे जब आपको बेराट सभ्यता करवाई थी उस वक्त मैंने ये चीज़ें बताई थी, लेकिन भामरू के शिलालेख के बारे में पूर्ण जानकारी आपको नहीं बताई थी, ठीक है दोस्तों। अब बताता हूँ आपको इसके बारे में सारी जानकारी। देखो ये एक पहाड़ी है, जैसे मान लो बिज्जक की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? बिज्जक की पहाड़ी। अब बिज्जक की पहाड़ी के अंतर्गत देखो हम पता हो गया आपको, ठीक है, कहाँ है? विराटनगर, ठीक है। सभ्य जो विराटनगर विराट सभ्यता है वहाँ पर ये एक पहाड़ी है बिज्जक की पहाड़ी, वहाँ पर ये शिलालेख मिला है। उस शिलालेख का नाम क्या है? भामरू का शिलालेख। क्या नाम है भी? भामरू का शिलालेख। इसको सबसे पहले किसने खोजा था? यहाँ से 2 शिलालेख मिले हैं। भामरू यानी भामरू का शिलालेख दोनों ही अशोक के समय के 2 शिलालेख मिले। एक को तो 1871 में खोजा था एशियल कालाइल ने,
ये पहला है जिसको खोजा था, जिसकी खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। कैप्टन बर्ट ने कब की थी? 1837 ईस्वी में की थी। ध्यान रखना दोस्तों, 1837 ईस्वी में इस शिलालेख की खोज की थी। 1840 में इसे कहाँ भेज दिया? कलकत्ता भेज दिया। आप जल्दी से बताओ उस कलकत्ता संग्रहालय का नाम क्या था? कलकत्ता संग्रहालय का नाम क्या था? और संग्रहालय से नाम से याद आया, राजस्थान पुरातात्विक जो संग्रहालय है, अभिलेख संग्रहालय, वो कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। कहाँ है? बीकानेर में। ये भी आप लिख लेना शुरुआत के अंदर कि राजस्थान पुरातात्विक अभिलेख संग्रहालय है वो कहाँ है? बीकानेर में। राजस्थान पुरातात्विक अभिलेख संग्रहालय वो कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, बीकानेर के अंदर। ये कहाँ है? बीकानेर के अंदर। और इसको कहाँ भेज दिया था? कलकत्ता भेज दिया था। अब आप जल्दी से ये बताओ कलकत्ता कौन से संग्रहालय के अंदर भेजा गया था इसे? ठीक है, अब इस शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा किसने था? जेम्स प्रीसेप ने इसे पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था। जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था। ध्यान रखना, इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था। इसकी आकृति कैसी है? देखो ये एक चट्टान है, उस चट्टान के अंदर था ये, इस प्रकार से ये चट्टान है, इस चट्टान के अंदर था और चट्टान को काट दिया, यहाँ से काटा गया और गोल बन गया। गोल इसकी आकृति अगर आपको पूछ ले तो इसकी आकृति कैसी है? पहिए के समान। आकृति कैसी है भाई? पहिए के समान। पहिए के समान इसकी क्या है? आकृति है। ध्यान रखना, पहिए के समान आकृति है। कौन से शिलालेख की? भामरू के शिलालेख की आकृति है। ठीक है, इस शिलालेख के अंदर हमें मिला क्या है? इस भामरू के शिलालेख के अंदर हमें अशोक को यानी मगध का राजा बताया है। अशोक को क्या बताया है? अशोक को मगध का राजा बताया है। मगध का राजा। उसके अलावा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ का लेख मिला है। संघ का लेख मिला है इसी शिलालेख के अंदर है। भामरू के शिलालेख के अंदर अशोक को मगध का राजा, बौद्ध धर्म, जो त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ, इनका वर्णन मिलता है। उसके बाद अगर आपको और पूछ ले तो इस शिलालेख के अनुसार अशोक ने गो हत्या पर क्या लगाई थी? प्रतिबंध लगाया था। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। किसने भाई? सम्राट अशोक ने। ये जानकारी मिलती है हमें कौन सी शिलालेख के अंदर? भामरू के शिलालेख के अंदर है। ठीक है, ये शिलालेख है वो कौन सी भाषा के अंदर है? तो वो कौन सी भाषा के अंदर है? ब्राही लिपि के अंदर ये उत्कीर्ण है। ठीक है, सबसे पहले इसको किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था। बिजक की पहाड़ी जो विराटनगर जो विराट सभ्यता है वहां से ये शिलालेख मिला है। ठीक है, ध्यान रखना इसे भी। उसके बाद आकृति इसकी गई है कैसी है? पहिए के समान। भामरू का शिलालेख कैप्टन बर्ट ने इसे 1837 में खोजा था। 1840 में कलकत्ता संग्रहालय भेज दिया। कमेंट कर सभी साथी बताना। जेम्स प्रीसेप ने इसे सबसे पहले पढ़ा था। बीकानेर के अंदर राजस्थान पुरातात्विक के जो अभिलेख संग्रहालय है वो बीकानेर के अंदर है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। अशोक को मगध का राजा, इस शिलालेख के अंदर अशोक को मगध का राजा बताया गया है। त्रिरत्न, बौद्ध, धम्म और संघ मिला है। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया है। उसके अलावा जो अशोक के शिलालेख थे, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, और लघु शिलालेख जो भारत के 40 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, उन 40 स्थानों में से लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो किसका शिलालेख है? भामरू का शिलालेख है। ध्यान करना, इसे नोट भी कर लेना। एग्जाम में प्रश्न ये पूछेगा आपको कि अशोक के लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? तो अशोक के लघु शिलालेखों में जो सबसे बड़ा शिलालेख है वो कौन सा है? भामरू का शिलालेख है। और दूसरा भी यहाँ से एक भामरू का शिलालेख और मिला है इसी पहाड़ी से। ठीक है, तो वो भी आपको बता देंगे, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है उसकी वजह से इतना ही बता सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास लगा नहीं सकते, क्योंकि जो स्टोरेज है वो इतना ही है। चलो दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक ये बातें हो गई कंप्लीट। ये था अपना कौन सा शिलालेख? भामरू का शिलालेख। ये 2 शिलालेख और शिलालेखों की शुरुआत की थी। क्या शिलालेख होते हैं, क्या अभिलेख होते हैं, क्या राजप्रशस्ति होती है, क्या गुहालेख होते हैं, ठीक है, क्या ताम्रपत्र होते हैं, उनसे संबंधित आज सारी बातें बता दी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी पढ़ेंगे आगे वाली क्लास के अंदर। कल वाली क्लास के अंदर ये अभिलेख है वो लगातार आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्द ही। क्लास को सभी शेयर जरूर कर देना। ठीक है।